हेलो बच्चों, बीएसटी के पेपर में बचे हैं सिर्फ 2 दिन। पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हम सब अपनी जिंदगी में पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मींस ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस। मतलब हम कहां से पैसा लाएंगे और कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जहां से पैसा लाएंगे उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, और जहां पैसा लगाएंगे वहां से रिटर्न ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। और ये कैसे मैक्सिमाइज होगी उनकी वेल्थ? मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स को इंक्रीज करके। तो जितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उतने ज्यादा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर हाई होगा और शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो बच्चों इसमें 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट पर ध्यान देता है और यूसेज पर ध्यान देता है। यानी फाइनेंस को, अभी मैंने जैसे बोला कि कम पैसों में, कम कॉस्ट में फाइनेंस को लाना है और ऐसी जगह लगाना है जहां से ज्यादा रिटर्न मिले। नेक्स्ट इज, जो मैंने बोला कि लोअर कॉस्ट पर फंड्स लाना है और इफेक्टिवली उन्हें डिप्लॉय करना है प्रोडक्टिव यूज में, ताकि रिटर्न हमारा ज्यादा हो। नेक्स्ट इज एंश्योरिंग एनफ फंड्स आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? अननेसेसरी फाइनेंस रेज नहीं होगा और रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। नेक्स्ट इज, जितने भी आइटम्स हमारे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं वो सब के सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अफेक्टेड होते हैं। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज सब हमारी अप टू द मार्क रहेंगी। अब बात आती है फाइनेंशियल डिसीजंस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिसीजंस कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका मतलब ये होता है कि फर्म के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, वो डिफरेंट एसेट्स में कैसे इन्वेस्ट होने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तरह का होता है। एक है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है, और दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे वो डिसीजंस होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और ऐसे डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि इन डिसीजंस की वजह से कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत सारा रिस्क होता है, और चौथा, ये डिसीजंस इरिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि ये डिसीजंस बहुत ज्यादा पैसे के डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमारा वो होता है जिसमें करंट एसेट्स में जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज हैं उसमें पैसा लगाया जाता है, जैसे कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ये है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब बात आती है फैक्टर्स की, कि जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो कौन से फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, यानी यहां करोड़ों की बात हो रही है। तो पहली बात है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इतना पैसा, अपना 100 करोड़ 200 करोड़, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सम कैश फ्लोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया तो वो अपनी लाइफ टाइम में कुछ कैश वहां से आता रहेगा, कुछ कैश वहां जाता रहेगा। तो इन कैश फ्लोज को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है कि कितना इनफ्लो आएगा इस प्रोजेक्ट से और कितना आउटफ्लो होगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट इज, एक चीज यहां पर रह गई है, और वो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हम सी पॉइंट कर लेते हैं, और वो है रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स कि हम जहां पैसा लगाने वाले हैं, मान लीजिए कि हमने 100 करोड़ कहीं पर इन्वेस्ट किया है, तो वहां से हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक जगह से 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, एक जगह से 12%, तो हम हमेशा उस प्रोजेक्ट को चुनेंगे जिसमें 12% रेट ऑफ रिटर्न होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व मींस हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट उस क्राइटेरिया पर खरा उतरता है तभी वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अमाउंट ऑफ फंड हो सकता है,
या कोई दूसरा भी हो सकता है, या सिमिलर नेचर की कंपनी कहां इन्वेस्ट करती है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के हैं 3 फैक्टर्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसीजन की तरफ, जो कि हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से लेकर के आएंगे, यानी जो कैपिटल, जो पूंजी है, उसको हम कैसे किस तरह से उसमें हम पैसा लेकर के आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हम पैसा जो लाते हैं अपनी कंपनी में, वो 2 तरह से ला सकते हैं। एक है हमारा शेयर होल्डर्स फंड, जिसे ओनर्स फंड भी कहा जाता है। इसके अंदर बच्चों आती हैं 3 चीजें, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, जिन्हें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स भी कहा जाता है। एक तो इससे हम पैसा ला सकते हैं। दूसरा है हमारा बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स का मतलब ये होता है कि जब हम लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। अब बात आती है इसके फैक्टर्स की, कि जब भी हम अपनी कंपनी में पैसा ला रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स को हम ध्यान में रखने वाले हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। हम जहां से पैसा ला रहे हैं बच्चों, उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। लेसर द कॉस्ट, मोर अट्रैक्टिव द सोर्स। नेक्स्ट इज रिस्क। हमेशा प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा, वो ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस को चुनेगा जहां कंट्रोल्ड रिस्क होगा। एक बात बच्चों यहां पर बताता चलूं कि इक्विटी में रिस्क कम होता है बट उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, बट डेट के केस में हमारी कॉस्ट ज्यादा कम होती है और रिस्क ज्यादा होता है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल अंडरराइटिंग कमीशन, स्टैंप ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के चार्जेस, ये सब हमारे आते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट में। तो कंपनी हमेशा उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस को चुनेगी जहां फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम होगा। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो डेट को चुनेगी, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी, और अगर अच्छी नहीं है तो इक्विटी को चुनेगी। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हमारी हाई है, ज्यादा है, पहले से हमारे ऊपर रेंट का बर्डन है, परमानेंट स्टाफ की सैलरी का बर्डन है, तो ऐसे में इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी नहीं लेना चाहेगी। तो अगर हाई लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो डेट का इस्तेमाल कम होगा, इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। कंट्रोल कंसीडरेशंस। अगर कंपनी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि नए ओनर्स कंपनी में आ जाते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं चाहते तो वो फिर डेट को प्रेफर करेंगे, इक्विटी को नहीं प्रेफर करेंगे। बट अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है कंट्रोल डाइल्यूशन से, तो फिर वो इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में बच्चों बुलिश फेज होता है, बियरिश फेज होता है, यानी जब कैपिटल मार्केट की स्थिति अच्छी चल रही होती है तो कंपनी इक्विटी से पैसा ला सकती है। बट इन द केस कि कैपिटल मार्केट इज अंडरगोइंग रिसेशन या डिप्रेशन या बियरिश फेज चल रहा है, तो फिर वहां पर कंपनी को लोन लेना पड़ता है, यानी डेट का सहारा लेना पड़ता है। तो ये थे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में बच्चों 2 आते हैं, और वो ये कि हमें यानी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट एज अ डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और कितना बचाकर अपने पास रख लेगी एज अ रिटेन्ड अर्निंग फॉर फ्यूचर यूज। इसके क्या फैक्टर्स हैं कि कितना डिविडेंड कंपनी बांटेगी, वो निर्भर करता है इन फैक्टर्स पर। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग। सबसे मेन बात तो ये है बच्चों की कंपनी कमा कितना रही है, जितना कमा रही है, जितना अर्न कर रही है, उस हिसाब से डिविडेंड बांटेगी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बच्चों ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट इसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब क्या होता है, मींस कि कंपनी जो अर्निंग कर रही है, ऐसी कंपनी जिसकी अर्निंग स्टेबल होती है, यानी थ्रू आउट हर साल वो एक जैसा प्रॉफिट कमा रही है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़, 105 करोड़, 98 करोड़, तो ऐसी कंपनी हमेशा हायर डिविडेंड बांटती है। बट जिन कंपनीज की अर्निंग्स अनस्टेबल होती हैं, दे विल प्रेफर लोअर डिविडेंड्स। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज आर इन हैबिट ऑफ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, यानी वो एक जैसा डिविडेंड हर साल बांटना चाहती हैं ताकि शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड रहें। और वो अपने डिविडेंड का शेयर तब तक नहीं बढ़ाती हैं जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता है कि आगे आने वाले सालों में भी उनकी अर्निंग ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का बच्चों मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनीज जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आगे फ्यूचर में, वो रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा करती है और डिविडेंड कम बांटती है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। ऐसी कंपनीज जिनकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, बेटर है, वो हमेशा हायर डिविडेंड बांटती हैं इन कंपैरिजन टू द कंपनीज हैविंग कैश फ्लो पोजीशन एज वीक।
नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर इनकम के लिए डिविडेंड पर ही निर्भर रहते हैं, तो ऐसे में कंपनीज हमेशा शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस का ध्यान रखते हुए उतना रेट ऑफ डिविडेंड कम से कम डिक्लेयर करती हैं जितना शेयर होल्डर्स प्रेफर कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टैक्सेशन पॉलिसी मींस कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी का डिविडेंड के ऊपर भरपूर असर होता है। क्यों? बिकॉज डिविडेंड इज टोटली टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बट कंपनी को प्रॉफिट पर पहले टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद डिविडेंड बढ़ता है। तो हायर द टैक्स लोअर द रेट ऑफ डिविडेंड, बट लोअर द टैक्स हायर द रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखिए बच्चों, रेट ऑफ डिविडेंड का सीधा असर मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स पर पड़ता है। तो कंपनी डिविडेंड बांटने से पहले हमेशा इस फैक्टर को ध्यान में रखती है कि हम जो रेट ऑफ डिविडेंड बांट रहे हैं इसका असर हमारे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स पर क्या पड़ने वाला है, और इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कैपिटल मार्केट में अच्छी पहुंच है और कंपनी नोज कि जब भी उसे पैसे की आवश्यकता होगी तो इट कैन रेज फाइनेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द कैपिटल मार्केट। तो ऐसी कंपनीज जनरली रिटेन्ड अर्निंग पर निर्भर नहीं रहती हैं। नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी रुकावटें होती हैं। रुकावटों का मतलब है उसे सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना पड़ता है और इन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड बांटना पड़ता है, जिन्हें हम लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। मींस कंपनी डिविडेंड बांटने से पहले ये देख लेती है कि उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट तो नहीं है कि जिससे उसने पैसा ले रखा है, यानी डेट ले रखा है। अगर डेट देने वाले ने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट बना रखा है कि आप इस पर्टिकुलर रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो इस फैक्टर को भी कंपनी ध्यान में रखती है। तो ये थे बच्चों हमारे डिसीजंस और उनके फैक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मींस आप बच्चों प्लानिंग पढ़ चुके हैं। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। तो जब हम पैसों की प्लानिंग करते हैं मींस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी, ये है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। और हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं? सो दैट कि हमें अनसर्टेनिटी ना होने पाए अवेलेबिलिटी और टाइमिंग ऑफ द फंड में। हमें नवंबर के मंथ में अगर पैसा चाहिए तो उतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड हमें उस मंथ में मिल जाए, इसे फाइनेंशियल प्लानिंग इंश्योर करता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिलता जुलता भी है प्लानिंग से, जिसमें सबसे पहला है हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, और ये तभी होगा जब फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट हमारे पास पहले से तैयार होगा। नेक्स्ट इज बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस हमें नहीं लगते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे पास एक रोड मैप, फाइनेंशियल रोड मैप हमारे पास पहले से मौजूद है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फंक्शनल एरियाज का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सब में पैसों की आवश्यकता है, और अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर रखी है तो जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, वेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स बार बार डुप्लीकेशन नहीं होगा और गैप नहीं होगा अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है तो। नेक्स्ट, प्लानिंग की आपने इंपॉर्टेंस पढ़ी है, लिंक्स प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ये है बच्चों हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक है हमारा ओनर्स फंड जिसे हम इक्विटी कहते हैं, और दूसरा है हमारा बोरोड फंड जिसे हम डेट कहते हैं। मींस प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लीवरेज। क्या होता है? यूज ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे जैसे फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ता जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन होती जाती है क्योंकि हम चीपर डेट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल रिस्क भी हमारा ज्यादा हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल का सहारा यहां पर लिया है जिसे हम एबिट ईपीएस एनालिसिस कहते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। इससे हम ये जानेंगे कि जब डेट का इस्तेमाल कंपनी की कैपिटल में ज्यादा होता है तो उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, यानी अर्निंग पर शेयर पे क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है जिसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी की वो 30 लाख है। पहली सिचुएशन ये है कि वो कंपनी कोई भी डेट का इस्तेमाल नहीं कर रही, यानी पूरा इक्विटी से ये 30 लाख रुपए लेकर के आ रही है। दूसरी सिचुएशन में इस 30 लाख में 10 लाख रुपए का डेट इस्तेमाल किया गया है 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, और तीसरी सिचुएशन में 30 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड में 20 लाख रुपए के डेट का इस्तेमाल किया गया है 10% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज का क्या असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। और जो टैक्स रेट है बच्चों हमारा वो है 30%। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ।
सबसे पहले हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 4 लाख रुपीज है इन ऑल द सिचुएशंस। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले इसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो पहली सिचुएशन में कोई डेट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरी सिचुएशन में हमारा 10 लाख रुपए का डेट था तो उसमें 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट, और तीसरी सिचुएशन में 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, 20 लाख पे 10%। तो नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पर 4 लाख, 3 लाख, और ये हो गया हमारा 2 लाख। ये क्या है बच्चों हमारा, ये है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स एट द रेट 30%। तो 30% के हिसाब से यहाँ पर लाइक 20,000, यहाँ पर 90,000 और यहाँ पर 60,000। अब जो आएगा हमारा वो होगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 2,80,000 यानी 2,80,000, यहाँ हो जाएगा हमारा 2,10,000 और यहाँ हो जाएगा 1,40,000। ये है बच्चों हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये बच्चों हमारी अर्निंग है 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000 तीनों सिचुएशंस में। अब हमें ये देखना है कि पर शेयर हमारी अर्निंग कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो अगर एक शेयर हमारा 10 रुपए का है तो पहली सिचुएशन में 30 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई भी डेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो दैट मींस कि यहाँ पर 3 लाख है नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पर 10 लाख डेट का इस्तेमाल किया गया था, इसका मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 2 लाख शेयर्स हैं, और यहाँ पर हमारे 1 लाख शेयर्स है नंबर ऑफ शेयर्स। और ये हमारा कैसे आ रहा है बच्चों, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 लाख डिवाइडेड बाई 10, 20 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10। ठीक, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर निकालने की तो यहां पर 3 लाख शेयर्स हैं और अर्निंग जो है हमारी वो 2,80,000 है। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख अगर हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, ये कट गया ये, और उसके बाद हमारा 0.39 यानी 0.93 पर शेयर हमारा, यानी ये है हमारा ईपीएस। नेक्स्ट इज 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 1s 2 5s 1.05 रुपीज, और इधर अगर हम करेंगे तो 1,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये हो गया हमारा 1.4। तो बच्चों इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे डेट का इस्तेमाल ज्यादा होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे हम डेट का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। द रीजन इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा दैट इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट। और इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है हमारी वो है 4 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 30 लाख इनटू 100। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 3, 3 1s 3 3s 13.33%, यानी जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट एंड दैट इज 10%। तो जैसे जैसे डेट का इस्तेमाल ज्यादा होता जाता है ये गैप हमारा जो है वो बढ़ता चला जाता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता जाएगा और डेट का जो हमारा रेट है वो कम होता जाएगा, इसका गैप हमारा इंक्रीज करेगा तो ईपीएस हमारी इंक्रीज करेगी। तो ये था बच्चों हमारा EBIT EPS एनालिसिस, और ये सिचुएशन है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज की फेवरेबल होने की, यानी दिस इज द सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, और इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। तो बच्चों
हमारी फाइनेंशियल लीवरेज की हो गई दो कंडीशंस, पहला है हमारा फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज और दूसरा है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा, और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बच्चों हमने पढ़ लिया कि डेट और इक्विटी के मिक्स को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जब भी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या इक्विटी का, तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो जल्दी से उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। बच्चों कैश फ्लोज को प्रॉपरली प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए जब भी हम बोरोइंग करने की सोच रहे हैं। तो हमारे पास इतना कैश फ्लो होना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट और अपने फाइनेंशियल चार्जेस को भी पूरा कर पाने में पूरी तरह से सक्षम हो, तभी हमें बोरोइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्क कंसीडरेशन। रिस्क कंसीडरेशन बच्चों आपको मालूम है कि इफ द कंपनी एम्प्लॉयज मोर डेट तो रिस्क कंसीडरेशन बढ़ जाता है। जैसे फाइनेंशियल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क मींस फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जो है हमारे, प्रेफरेंस का डिविडेंड है, इंटरेस्ट है। बिजनेस रिस्क में आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग रिस्क है, जैसे रेंट है, हमारा सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ है। तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखा जाता है डेट को एम्प्लॉय करने से पहले। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब यह है कि हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने गुना है हमारी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन से। जनरली अगर ये रेशियो हायर है तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा डेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्निंग्स हमारी इंटरेस्ट को कवर कर रही। बट ये पूरी तरीके से एक सूटेबल मेजर नहीं है ये तय करने का कि हम डेट का ज्यादा यूज करें या फिर इक्विटी का। इसकी कमी को पूरा करने के लिए नेक्स्ट है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कमी को पूरा करता है, जिसमें ये बताता है कि हमारा प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस इज हाउ मेनी टाइम्स द प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। मींस कि सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि हम अपनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को भी पूरा कर पाने में कितना कैपेबल है उसको मेजर करता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट बच्चों हमेशा एनालाइज की जाती है डेट को रेज करने से पहले कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, यानी इंटरेस्ट रेट वगैरह कितना है। हायर द कॉस्ट ऑफ डेट, लोअर द चांसेस ऑफ टेकिंग द डेट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर हम डेट बहुत ज्यादा इश्यू करते हैं तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर ज्यादा पैसा हमारा इंटरेस्ट में चला जाता है, इंटरेस्ट पे करने में, जिसका सीधा असर हमारे मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स पर पड़ता है। तो इस फैक्टर को भी ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसा कि हम देख चुके हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, स्टैंप ड्यूटी, प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। तो जितना ज्यादा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट उतना कम अट्रैक्टिव होगा वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी डेट या इक्विटी। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स में टैक्स रेट। बच्चों याद रखिए कि इंटरेस्ट हमारा जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, क्योंकि जो एबिट होता है हमारा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से पहले इंटरेस्ट को लेस किया जाता है और उसके बाद जो अमाउंट हमारा बचता है इसके ऊपर टैक्स लगता है। जबकि जब डिविडेंड की बात आती है तो पूरे प्रॉफिट पर टैक्स पहले देना पड़ता है और डिविडेंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथों में टैक्स फ्री रहता है। तो अगर हायर रेट ऑफ टैक्स चल रहा है हमारा तो फिर ऐसे केस में डेट को ज्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा, लेकिन अगर टैक्स रेट लोअर है तो इक्विटी से पैसा लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब यही हुआ कि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं चाहते हैं कि उनका कंट्रोल कंपनी में डाइल्यूट हो तो फिर वो नहीं इशू करेगी कंपनी इक्विटी शेयर्स को, बल्कि वो डेट को एम्प्लॉय करेगी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी कभी भी अपनी लिमिट को खत्म नहीं करती है डेट के मामले में, यानी कंपनी को इतना डेट एम्प्लॉय करना चाहिए, यूज करना चाहिए कि वो फर्दर फ्यूचर में भी अगर उसे उधार की आवश्यकता पड़े तो वो डेट इशू कर सके। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि बिफोर चूजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर की हम डेट से क्या पैसा लाएं या
हम पैसा लाएं इक्विटी से, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी सेबी की गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट। तो हम कहां से पैसा ला रहे हैं ये डिपेंड करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस के रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होंगे, यानी डेट इशू करने के, इक्विटी इशू करने के, तो फिर वो सोर्स लेस अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन जहां रेगुलेशंस कम होंगे, हम वहां से पैसा लेकर के आएंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर स्टॉक मार्केट हमारी बुलिश फेज में चल रही है, यानी हमारी स्टॉक मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तो ऐसे केस में इक्विटी से पैसा आ सकता है, वरना फिर हमें डेट का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। जब भी कोई कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट या इक्विटी किसको ज्यादा रखें, तो वो दूसरी कंपनीज जो एक ही सिमिलर इंडस्ट्री में एक ही दूसरी कंपनीज हैं, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखती है। बट इस फैक्टर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि कंपनी को अपने यहाँ की टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी देखना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा लोअर है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो कंपनी फिर इक्विटी इशू करेगी, इट विल नॉट रेज द कैपिटल फ्रॉम डेट। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा फाइनेंशियल मार्केट। तो जल्दी से देख लेते हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। सबसे पहले पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मींस कि फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, चाहे फाइनेंशियल एसेट्स हमारे क्रिएट हो रहे हो, यानी पहली बार इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स हमारे इशू हो रहे हैं, ये हो गया क्रिएशन, या हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हमारी ट्रेड हो रही हैं, ये हो गया एक्सचेंज। तो जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वहां फाइनेंशियल मार्केट पाई जाती है। हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में दो मेन सेक्टर्स होते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है जो कि सेविंग करता है, और एक हमारा बिजनेस फर्म्स है जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट फंड को मोबिलाइज करता है इन दोनों सेक्टर्स के बीच में। मोबिलाइज मींस मूवमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट से बिजनेस फर्म्स पैसा रेज करती हैं। इन रिटर्न वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट में आता है, और सेवर्स को अपने दिए हुए पैसे के बदले में कुछ रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पहली बात तो ये बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरह की होती है। एक है हमारी मनी मार्केट, जिसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट भी कहते हैं, और दूसरी है हमारी कैपिटल मार्केट जो हमारी लॉन्ग टर्म मार्केट है, जिसे हम आम भाषा में शेयर मार्केट के नाम से या स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें, तो मनी मार्केट के बेसिक पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, आरबीआई। एक बात और बता दूं बेटा कि आरबीआई जो है वो मनी मार्केट का रेगुलेटर है, यानी आरबीआई इज द मेन एपेक्स बॉडी या सेंट्रल बॉडी ऑफ द मनी मार्केट। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर होता है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखते हैं इनके पार्टिसिपेंट्स कौन है। तो कॉर्पोरेट हाउसेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स और वो जनरल पब्लिक, हम जैसे लोग जो कि पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बच्चों, आप जानते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब हमारे हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इज बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट आउटले। तो बच्चों मनी मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट आउटले होता है वो ज्यादा होता है, यानी उसके इंस्ट्रूमेंट्स महंगे होते हैं। जैसे अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें, तो ट्रेजरी बिल हमारा स्टार्टिंग ही होती है उसकी 25,000 रुपए से, और 25,000 के मल्टीपल्स में होता है, इन 25,000, 50,000, 75,000 एंड 1 लाख। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आउटले हमारा कम होता है, यानी अगर हम शेयर्स देखें तो वो 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 1 दिन के भी हो सकते हैं और 1 साल तक के लिए भी हो सकते हैं। जैसे हमारा कॉल मनी जो होता है वो 1 से 2 दिन, 3 दिन तक का भी होता है, और ट्रेजरी बिल हमारे 91 डेज, 182 डेज इस तरह होते हैं। जबकि हमारे कैपिटल मार्केट जो होती है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होती है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आरबीआई रेगुलेटर है, तो ये एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के लिक्विडिटी के लिए। जबकि हमारी जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे लेस लिक्विड होते हैं, यानी इतनी हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी उनकी नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। तो मनी मार्केट हमारी बहुत ज्यादा सेफ मार्केट है,
गवर्नमेंट और आरबीआई इसका रेगुलेशन कर रहे हैं, तो मनी मार्केट इज वेरी सेफर मार्केट। नेक्स्ट इज, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट रिस्कियर होती है, यानी इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इट डजंट मींस कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, यानी डिविडेंड नहीं भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, तो ये रिस्क होता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट में रिस्क तो नहीं है, बट उसमें जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जबकि कैपिटल मार्केट में अगर आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो इसमें आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट हमारी दो तरह की होती है, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट भी हमारी दो तरह की होती है, एक है हमारी प्राइमरी मार्केट और दूसरी है हमारी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट कहलाती है जहां पर पहली बार सिक्योरिटीज को इशू किया जा रहा है नई कंपनी द्वारा या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी द्वारा नई सिक्योरिटीज को इशू किया जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट जिसे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, वहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है इन्वेस्टर्स के बीच में, यानी कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को बेच रहा है और कोई इन्वेस्टर उसे खरीद रहा है। तो चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। सबसे पहले सिक्योरिटीज ट्रेडेड, तो एज आई सेड प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहा जाता है, यहाँ पर नए इश्यूज नए कंपनीज द्वारा या एग्जिस्टिंग कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट बाइंग एंड सेलिंग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती है, क्योंकि कंपनी इशू कर रही है तो कोई भी इन्वेस्टर है यानी पब्लिक है उसे बाय कर सकती है बट उसे सेल नहीं कर सकती। बट सेकेंडरी मार्केट में बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। नेक्स्ट, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी मार्केट में तो होता है क्योंकि कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर को इशू कर रही है अपने शेयर्स यानी सिक्योरिटीज, बट सेकेंडरी मार्केट में कोई इन्वॉल्वमेंट कंपनी का नहीं होता क्योंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो है हमारी वो इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज हो रही है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि कंपनी जब प्राइमरी मार्केट में इशू करती है नए सिक्योरिटीज को इशू करती है तो इन्वेस्टर पहली बार शेयर्स को परचेज कर रहा है यानी सिक्योरिटीज को, तो वो पैसा डायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्म हो रही है। बट सेकेंडरी मार्केट में चूंकि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी प्रदान की जाती है तो यहां पर इनडायरेक्टली हमारी कैपिटल फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज, अगर हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहां कंपनी डिसाइड करती है कि उसकी सिक्योरिटीज की क्या प्राइस होगी, बट सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज लोकेशन, तो प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है, बट सेकेंडरी मार्केट स्पेसिफाइड प्लेसेस पे लोकेटेड होती है, यानी स्टॉक एक्सचेंजेस स्पेसिफाइड प्लेसेस पर होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज अ प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। इसके फंक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी यानी कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाती हैं, और मार्केटेबिलिटी मींस कि उनके पास एक रेडी मार्केट होती है सिक्योरिटीज के पास बाइंग और सेलिंग के लिए। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग होती है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से होती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर सिक्योरिटीज का प्राइस तय होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ a transaction. Stock exchange की working is properly regulated by the framework of Securities and Exchange Board of India. Therefore, यहाँ जो transactions होते हैं that are totally safe. Next is contributes to economic growth. जब buying and selling होती है सिक्योरिटीज की तो री-इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेविंग्स चैनलाइज होकर प्रोडक्टिव यूज में आ जाती है और इससे क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की। नेक्स्ट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। दैट मींस कि स्टॉक एक्सचेंज प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द issue of shares and a sense of ownership is developed among the
हाउस होल्ड्स दैट इज सेवर्स, और इसकी वजह से हमारी इक्विटी कल्ट जो है वो स्प्रेड होती है पब्लिक में। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, दैट मींस कि स्टॉक एक्सचेंज एक हेल्दी स्पेकुलेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग हुआ करती है, जिसकी वजह से स्पेकुलेशन मींस कि इस बाइंग एंड सेलिंग से जो सेवर्स होते हैं यानी पैसा लगाने वाले लोग हैं वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market। सेबी को स्टैच्यूटरी स्टेटस जो मिला वो 1992 में मिला, जब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास हुई यानी सेबी एक्ट 1992, और सेबी का जो हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है यानी मुंबई में है। नेक्स्ट इज, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। तो बच्चों सेबी के होते हैं हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द मार्केट। Next is to protect the rights and interest of the investors by guiding them and educating them with the right information. Next is to prevent trading malpractices such as insider trading, price rigging, making misleading statements by the companies, and by making a self-regulation of stock market. Next है हमारा ऑब्जेक्टिव और वो है टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बी इट बी इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स या जो भी हो। नेक्स्ट इज फंक्शंस। तो बच्चों सेबी के होते हैं 3 फंक्शंस, जिसमें पहला है रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन और तीसरा है डेवलपमेंटल फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शंस हमारे होते हैं मार्केट के रेगुलेशन के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शंस हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंटल फंक्शंस होते हैं हमारे सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। तो एक एक करके सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी। तो रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, यानी सबका रजिस्ट्रेशन। Next is registration of all the collective investment schemes या mutual funds भी जिन्हें आप कहते हैं। Next is regulation of stock brokers, portfolio exchanges, underwriters and merchant bankers। Next है हमारा to regulate the takeover bids by the companies, यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी तो इसका रेगुलेशन भी सेबी करेगा। नेक्स्ट इज लेवाइंग ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ सेबी एक्ट 1992। नेक्स्ट इट कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस टाइम टू टाइम। Next is it performs and exercises such powers as it is granted by Securities Contract Regulation Act 1956, यानी लॉ के अंदर जितने भी प्रोविजंस आते हैं उस हिसाब से सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। नेक्स्ट है हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस, एज आई सेड जो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस 4 हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ fraudulent and unfair trade practices in the securities market, like making misleading statements, price rigging, insider trading. Next is it controls insider trading and imposes penalty for the same if anybody is involved in that. Next is it undertakes all the necessary steps for the investors' protection. Next is it promotes fair practices and develop a code of conduct for the प्लेइंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी सिक्योरिटीज मार्केट के काम के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है सेबी। ये है हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो डेवलपमेंटल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज मार्केट में जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग का काम भी सेबी का है। Next is it conducts research and publishes information time to time as is necessary for the players of the market या investors. Next is it undertakes all the measures to develop the capital market by adopting a flexible approach. तो ये थे बच्चों हमारे objectives and functions of SEBI that are very important.